हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर अपनी पहली क्लास होगी है, जिसके अंदर मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक उठाया है परमाणु एवं अणु, जिसके अंदर मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया, दो नियम बता दिए थे। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था और एक आपको बताया था मैंने स्थिर अनुपात का नियम। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दिया करो, मैं अपने आप आपकी दिक्कत को सॉल्व कर दूँगी। ये क्लासेस सभी के लिए इक्वल हैं, चाहे आप साइंस से हो चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इजीली आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये बुक्स हैं 9th-10th वाली। जो टॉपिक 10 अपने को अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने दे रखे हैं ना, वो सारे अपने को 8th, 9th, 10th वाली क्लासों में अवेलेबल हैं। आज अपने स्टार्ट करते हैं दो नियमों के बाद जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन का जन्म 1776 में इंग्लैंड के एक गरीब जुहाला परिवार में हुआ था। आप सभी को पता है कि डाल्टन के जीवन परिचय से कभी ना तो क्वेश्चन आया और ना कभी आएगा। बहुत रेयर चांस है कि इन फ्यूचर भी आए, बट हाँ, इनसे अपने को इनके किसी भी महापुरुषों, कोई भी वैज्ञानिक को, उनके जीवन परिचय को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उनसे अपने को सीखने को मिलता है कि उनकी इतनी विपरीत परिस्थितियों को भी होने के बावजूद भी उन्होंने इतना महान काम किया है कि आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं उसी पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ, ताकि अपनी क्लास थोड़ी मोटिवेशनल भी हो। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुहाला परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका शुरू कर दी थी। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने क्या कर दिया था, पढ़ाना शुरू कर दिया था। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 12 और 7 कितने होते हैं, 19 साल के वो क्या बन गए थे भाई, प्रिंसिपल। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। देखो, फिजिक्स भी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे और क्या पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे। यानी कि आईआईटी की तैयारी तो पूरी यही करवा देंगे एक साथ ही। मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्यों में व्यतीत किया। शोध कार्य समझते हो, रिसर्च में। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यहाँ से देखो, इसकी जीवनी से परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, अपने सर डाल्टन ने। किसने दिया था भाई, सर डाल्टन ने, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। द्रव्यों को मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था। तो इसके अंदर तो इतना याद रखना है कि अपने परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, सर डाल्टन ने। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करनी थी। किन नियमों की, जो मैंने आपको कल बताए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। पर इतने में कौन आते हैं, अपने अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे हम या उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। पहले कहते थे ना, जैसे महर्षि कणाद जी ने भी बताया था कि जो द्रव्य है वो किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। पर अब वैज्ञानिक तथ्य आने लगे थे भाई। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी क्या नाम दिया, परमाणु। तो डाल्टन ने भी क्या नाम दिया था, उसे परमाणु नाम दिया था। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। यहाँ से अंडरलाइन करो भाई, इंपॉर्टेंट लगाओ इस लाइन को। आज तक यही क्वेश्चन आया कि डाल्टन का सिद्धांत कौन सा था, परमाणु का सिद्धांत था, उसमें क्या क्या बातें बताई है। पर कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए कि वो किस पर आधारित था, तो फिर वो तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है 9th क्लास की, वो ही लगा सकता है। रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। मेरे साथ साथ बुक्स को रीड करते रहा करो, और जो बात कह दूँ ना मैं अंडरलाइन करनी है, वो तो मस्ट है, करनी ही करनी है।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियमों की युक्ति संगत व्याख्या की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हों, चाहे वो यौगिक हों, चाहे वो मिश्रण। अब 3 वर्ड आए, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या होता है तत्व? जिसमें एक जैसे परमाणु होते हैं। एक जैसे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं भाई? तत्व बनाते हैं। जैसे कार्बन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है। कार्बन के अंदर जितने भी परमाणु है ना वो सारे एक जैसे हैं। वो भी कौन से? सारे कार्बन के हैं। नाइट्रोजन के अंदर जितने भी परमाणु हैं सारे क्या हैं? एक जैसे हैं, जो क्या है? नाइट्रोजन। पर कार्बन के परमाणु और नाइट्रोजन के परमाणु एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं? भिन्न। यदि ये दोनों ही सेम हो गए बेटा, फिर कार्बन कार्बन ना रहा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ना रहा। तो एक ही तत्व के एक जैसे परमाणु सेम होते हैं, पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। सेम ऐसे यौगिक क्या होते हैं? यौगिक मान लो आप H2O है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होगा, यानी कि 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, वो आपस में संयुक्त होते हैं एक निश्चित अनुपात में। मैंने निश्चित अनुपात वर्ड लगाया, इसको प्लीज याद रखना। निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। यदि ये कंडीशन होगी तभी वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर नहीं बनेगा। एक होता है मिश्रण। मिश्रण सुना होगा, किसी को किसी के अंदर कोई भी अनुपात में मिला दो। जैसे अपनी खिचड़ी बनाते हैं, वो क्या होता है? एक मिक्सचर ही होता है, वो मिश्रण होता है। मिश्रण भी आगे 2 टाइप का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी होता है। आप पानी के अंदर चीनी डाल दो तो वो कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा? समांगी। जितने भी विलयन होते हैं वो किस टाइप का मिश्रण बनाते हैं? समांगी मिश्रण बनाते हैं। कौन सा मिश्रण बनाते हैं? समांगी मिश्रण बनाते हैं, जितने भी विलयन होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम में। और पानी के अंदर आप रेत डाल के उसको थोड़ी देर रख दो तो रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर, तो आप उसकी लेयर को कंपेयर कर सकते हो भी, यहाँ पे रेत की लेयर खत्म हो रही है, यहाँ पे पानी की लेयर शुरू होगी, तो वो मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी। कैसा होगा बेटा? विषमांगी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। चाहे कोई तत्व है, चाहे कोई यौगिक है, चाहे कोई मिश्रण है, वो किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन शुरू हो गए, धड़क धड़क आएंगे। देखो कि डाल्टन सिद्धांत के क्या क्या स्टेटमेंट थे। एज इट इज एज याद रखने, आपको मैं समझा देती हूँ अभी सारे। उन्होंने कहा था कि सभी द्रव्य का मतलब सभी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यही बात तो अपने करके आए हैं, तो डाल्टन जी ने कोई अलग बता दिया? नहीं भाई, उन्होंने बताया तब अपने बताने लायक हुए कि कोई भी पदार्थ होता है वो किससे बना होता है? परमाणुओं से निर्मित होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शनें होती हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? परमाणु। कौन पार्टिसिपेट करता है? परमाणु। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु, अणु, यौगिक, तत्व, तो क्या लगा के आओगे? परमाणु। सेकंड स्टेटमेंट आ जाए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अविभाज्य का मतलब है इसको तोड़ के आगे कोई और छोटा पार्टिकल नहीं निकाला जा सकता। इनको तोड़ोगे ना तो आगे इनके मूलभूत कण ही निकलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो इसके मूलभूत कण होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है जैसे अणु को आगे तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? अणु मान लो आप H2 है, उसको तोड़ दो तो वो H परमाणु में टूट जाएगा। वैसे आप परमाणु को आगे तोड़ोगे ना तो वो कोई अलग कण में नहीं टूटता। तो ये भी स्टेटमेंट अच्छा है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। आप सोचो कि मैं कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर परमाणु की फॉर्मेशन कर दूं या परमाणु को खत्म कर दूं, या तो बना दूं या खत्म कर दूं, तो ऐसा क्या है? इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल। आप नहीं बना सकते। इसीलिए तो अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम लाते हैं, तभी दोनों तरफ इक्वेशन को अपने इक्वल करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमानों
सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुण धर्म समान होता है। ये मैंने बताया था कि एक जैसे मान लो आपने कार्बन तत्व लिया है ना, तो उसके अंदर सारे एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब उनका द्रव्यमान भी सेम होगा और उनके रासायनिक गुण धर्म भी क्या होंगे, सेम होंगे। आहो, और भिन्न भिन्न तत्व, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कार्बन और नाइट्रोजन, उसके अंदर भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यही स्टेटमेंट उन्होंने बता दी जो अपने बता रहे हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। ये मेरे हिसाब से तो आपको 4 पॉइंट में कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा अनुभव नहीं होगी। जो हुई भी है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, अपने सारी सॉल्व कर देंगे। चंगो, चलो आगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अभी मैंने बताया था जैसे CO2 1:2 के अंदर मिलेंगे तभी वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक। HNO3 इसमें भिन्न भिन्न तत्व है, वो एक निश्चित अनुपात में, इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, ये 1:1:3 के अंदर मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में और क्या बना देंगे, यौगिक बना देंगे। तो इनकी बात भी किसने बताई थी, सर डाल्टन ने। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होता है। वही बात, यौगिक के अंदर क्या होता है, जो भी रेशो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये जो 6 स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर में से कोई भी स्टेटमेंट उठा के दे दें कि ये डाल्टन ने बताया था कि नहीं बताया था, तो मेरे हिसाब से तो आप कर दोगे क्योंकि अपने पढ़ लिया इसको। ठीक है, आपको ना साइंस के अंदर कभी नोट्स नहीं बनाने। आप सोचो कि मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पूरे लगन जोश ईमानदारी सबसे किसी मर्जी तरीके से कर लेना, पर आपको साइंस के नोट्स नहीं बनाने। आपको पता है कि बुक्स रीड करनी है। जैसे मैंने रीड करवा दी, आपने मेरी बात सुन ली, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चक्कर नहीं है। बंदा पढ़ना चाहे आराम से कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट है उसे कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो आप पता क्या करना, जैसे मैं बुक रीड करवा रही हूँ, आप मेरी बात अच्छे से सुन के देन उसके बाद आपके पास बुक है तो भी अच्छी है, नहीं तो पैसे नहीं लगाने। अपने को NCERT ऐप से बुक डाउनलोड करके उसके बाद जितना मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाती भी थोड़ा थोड़ा ही हूँ 15-20 मिनट का, उतना आप डेली रीड कर लिया करो। तो ये सब्जेक्ट ना जब तक पेपर होगा अपना साइंस के जो भी 7-8 क्वेश्चन है वो इजीली निकल जाएंगे। मैक्सिमम 7-8 आ सकते हैं, मिनिमम 4-5 तो आते हैं, यानी कि 10 का वेटेज लेके चले तो 10 क्वेश्चन तो अपने सीधे तैयार हो जाए। और 10 क्वेश्चन से कहाँ मेरिट जाती है ये आपको बताने की लोड़ नहीं है ना। आप सोचो कि नहीं मैं ये पूरी बुक के नोट्स बनाऊंगा और ऐसे वैसे, ऐसा नहीं है। टाइम को क्या यूटिलाइज भी करना है, क्योंकि हिस्ट्री में वो टाइम दे दो, जियो में टाइम दे दो, पॉलिटी में दे दो, स्कूल मैनेजमेंट में दे दो। ये जो अलग सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इनके लिए आपको क्या है, जैसे इंग्लिश के लिए कईयों को दिक्कत है तो वो तो नोट्स बना लेना। बाकी थोड़ा बहुत अपने रीट वगैरह में या किसी भी एग्जाम में पढ़ा होता है तो अच्छे से उसको बस समझ ही लो एक बार। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। मैंने अभी परमाणु के अंदर आपको वर्ड बोल गई थी मूलभूत कण, जिसमें मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, तो उसका अध्ययन अपने अगले चैप्टर में करेंगे। जो अपने सिलेबस के अंदर पहला पॉइंट दिया ना परमाणु एवं अणु, उसके अंदर अपने को क्लास 9th के 2 चैप्टर पढ़ने, एक तो चैप्टर नंबर 3 जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ परमाणु एवं अणु, और एक अपने को पढ़ना है परमाणु की संरचना। इससे क्या आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पक्का तैयार है। उसके अलावा ये आपको नहीं करना, ये प्रश्न दी हुई है 9th क्लास के बच्चे की बातें हैं, वही करेंगे, अपने नहीं करते। यहाँ आ जाओ, परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एटम। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? यस। किससे बनती है? ईंटों से। इन दीवारों में से एक कमरा व कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। पहले तो क्या होगी, छोटी छोटी ईंटें वो जुड़ती जाएंगी, एक कमरा बना देंगी, काफी सारे कमरे मिलकर क्या बना देंगे, इमारत बना देंगे। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होगी? क्या होगी भाई उसकी रचनात्मक इकाई? सबसे छोटी कौन सी होगी? ईंट ही होगी। ईंट से मिलकर कमरा, कमरे से मिलकर इमारत। किसी भाभी की रचनात्मक इकाई क्या होगी? एंट हील की। कोई भी हील है उसकी रचनात्मक इकाई क्या होगी? यह रेत का छोटा सा कण होता है। छोटा सा कण ही होगा, अब हील है उसके अंदर रेत के छोटे छोटे कण है, वो मिलेंगे और पूरा हील बना देंगे, तो वो उसकी रचनात्मक इकाई है। इसी प्रकार, अब अपनी बात पे आगे, इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु। क्या है बेटा?
परमाणु, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, अंडरलाइन कर लेना प्लीज, कोई भी पदार्थ है उसकी रचनात्मक, रचना का मतलब जो रचना करेगी, रचनात्मक का मतलब रचना करेगी, वो कौन है? अपनी परमाणु, एटम। कौन है? परमाणु। तो पदार्थ या द्रव्य की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। इस बात पे 3-4 स्टार तो कम से कम होने ही चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप सोचो ना, साइंस इजी आती है फर्स्ट पेपर के अंदर, कोई ज़्यादा टफ नहीं आती। जिनका सब्जेक्ट है साइंस उनके लिए काम औखा है, अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला पेपर इजी होएगा। और औखा उनके लिए भी नहीं है, जो पढ़ते हैं उनके लिए इजी होता है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? कितने बड़े होते हैं परमाणु? देखा आपने परमाणु कभी? नहीं भाई, आप नग्न आंखों से परमाणु को नहीं देख सकते। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनती है। तो इसको तो कभी अब पढ़ना नहीं है, पता लग गया परमाणु छोटे होते हैं। ये देखो, ये चीज, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये, परमाणु त्रिज्या को किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के क्या होती है? इक्वल होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर की। और उल्टा करके पूछ ले कि, ओरे सॉरी, उल्टा करके पूछ ले कि 1 मीटर, तो वो करना है 10⁻9 नैनोमीटर के। ये तो उल्टा ही करना होता है, जैसे ये इसके पैरों में चला जाएगा, जैसे अभी बता देते हैं, कोई चक्कर नहीं है, 1 सेकेंड। मैं कह रही हूं कि अरे राम, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के क्या होती है? इक्वल होती है। अब अपने को 1 मीटर निकालना है ना, तो यहाँ पे मीटर रहने तो ये 10⁻⁻9 गुणा में उधर किस में आ जाएगी बेटा? भाग में आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये मीटर में चल रहा था, ठीक है, 1 नैनोमीटर। अब ये पावर माइनस के ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो ये 10⁻9 नैनोमीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 मीटर के। ठीक है, ये आप करके देखना। डायरेक्ट याद तो वैसे सारी दुनिया कर ही रही है कि परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर में, वो गुणा, ये वाला गुणा में था, उधर भाग में जाएगा तो वो 10⁻⁻9 ऊपर जाके 10⁻9 पॉजिटिव में हो जाएगी। बात खत्म। ये देखो, ये कुछ आपको ना त्रिज्याएं दी हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, H अणु की त्रिज्या यानी कि जल वाले की, H2O की, हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या, रेत के कण की, चिंटी की, सेब की। तो ये भाई नहीं याद करने के लिए, और भी बथेरा कुछ है, इतना नहीं याद होता और ना ही पेपर में आता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हमें इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। सोचना तो पड़ेगा, चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते फिर भी यह विद्यमान तो है ना, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्तित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये देखो, परमाणु थोड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको। स्पष्ट तो क्या दिखाई देते हैं? ये देखो, बिल्कुल बारीक बारीक, छोटे छोटे है, ऐसे इतने इतने ऐसे करके दिख रहे हैं ना, वो क्या है भाई? अपने परमाणु। ये डायग्राम किसका है? सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब बना के दिखाया है। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी। अब अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है, सिंबल क्या क्या है। जैसे अभी मैंने आपको सिंबल में कार्बन के लिए बता दिया C से, आप और नाइट्रोजन को मैंने बता दिया N से। ठीक है, जैसे मैंने सोडियम को बता दिया Na से, कैल्शियम को बता दिया Ca। तो ये सिंबल किसी ने तो दिए होंगे, उनके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, अपने सारी समस्याओं का क्या कर देंगे? रफू चक्कर कर देंगे। थैंक यू सो मच।